हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जहां क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। देखो बच्चों, अब हम क्लास 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बच्चे ये एक रिवीजन पर्पस पे टॉपिक हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में अभी भी हाफ ईयरली एग्जाम नहीं हुए हैं। तो हम फटाफट चैप्टर के बिल्कुल बेसिक और इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे ताकि आप हाफ ईयरली एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है बच्चे, क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ए से लेकर जेड तक सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ध्यान दीजिए बच्चे, क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सबसे पहले आपको समझना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है। बेटा, क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? इसको हिंदी में कहते हैं उपभोक्ता संतुलन। अब बेटा, संतुलन से आप जानते हैं संतुलन का मतलब होता क्या है कि जब एक कंज्यूमर किसी भी चीज को कंज्यूम करता है, पहले तो आपको ये वर्ड समझ में आना चाहिए कि कंज्यूम का मतलब होता क्या है। बहुत सारे बच्चे कंज्यूम का मतलब केवल खाना ही समझते हैं। बेटा, कंज्यूम का मतलब होता है जो भी ऑब्जेक्ट आप यूज कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को यूज कैसे किया जाता है। जैसे कपड़े को पहनकर इस्तेमाल किया जाता है, खाने को खाकर इस्तेमाल किया जाता है, गाड़ी को चलाकर इस्तेमाल किया जाता है। तो जिस ऑब्जेक्ट को जिस भी तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कंजम्पशन कहते हैं। तो कंजम्पशन का मतलब केवल खाने को ही नहीं कहते, कंजम्पशन को उस चीज को, प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से यूज करना ही कंजम्पशन कहलाता है। तो जब भी एक कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है तो उससे जो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है, उसको जब उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है वो भी विद इज लिमिटेड इनकम, उसके कम से कम कमाई में, तो वो कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो जाता है। यानी इसकी अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो प्रॉपर डेफिनेशन होगा व्हेन अ कंज्यूमर गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद हिज लिमिटेड इनकम देन द कंज्यूमर गेट इन द पोजीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। या शुद्ध हिंदी की बात करें तो शुद्ध हिंदी में होगा जब एक उपभोक्ता अपने सीमित आय में अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त कर लेता है तो वह उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है। बेटा, मैं दोनों मीडियम में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे इंडिया में दोनों मीडियम में बच्चे पढ़ रहे होते हैं। बहुत सारे शहरों में इंग्लिश मीडियम में होते हैं, गाँव में ग्रामीण इलाकों में जो है वो हिंदी मीडियम में होता है। तो दोनों को किसी को दिक्कत ना है, सबके लिए वीडियो है। ध्यान दीजिए, हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है उस चैप्टर में कहता क्या है, इसका एम क्या है। द एम ऑफ दिस चैप्टर टू मेक यू अंडरस्टैंड, क्या अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, अंडरस्टैंड हाउ डज अ कंज्यूमर मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा, कंजम्पशन का मतलब सिर्फ गुड्स का ही नहीं, सर्विसेज का भी कंजम्पशन होता है। और जब एक कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो अपनी पोजीशन में पहुंच जाएगा जिसको हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इस चैप्टर में यही है बेटा कि, और बेसिकली आपसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की अगर डेफिनेशन पूछता तो आप ये कहेंगे व्हेन अ कंज्यूमर गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद हिज लिमिटेड इनकम। मतलब सेटिस्फैक्शन जो होना चाहिए, जो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए वो बहुत ही ज्यादा हाई होना चाहिए। और इनकम क्या होनी चाहिए, लो। मतलब लो इनकम पे जब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या लिमिटेड इनकम पे जब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए तो कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन के पॉइंट पर होता है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा वो हु इज कंज्यूमर। कंज्यूमर होता कौन है? देखो, जो व्यक्ति कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूम करने वाला व्यक्ति ही कंज्यूमर, टीच करने वाला व्यक्ति ही टीचर, ड्राइव करने वाला व्यक्ति ही ड्राइवर। तो आई होप आपको ये राइम समझ में आ गए होंगे कि जो व्यक्ति कंज्यूम कर रहा है वही कंज्यूमर कहलाता है। अ कंज्यूमर इज वन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। आप कहोगे सर 11th क्लास में बेसिक बेसिक बातें क्यों बता रहे हैं? बेटा, एक एक नंबर की डेफिनेशंस आ जाती हैं कि कंज्यूमर कहते किसको है, ऐसा व्यक्ति जो अपने सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए जब चीजों को कंज्यूम करता है तो उसे कंज्यूमर कहते हैं। कोई भी आदमी कोई भी सामान अगर कुछ खरीदता है तो क्या अपने बिना सेटिस्फैक्शन के खरीदेगा? मतलब वो इसीलिए खरीद रहा है ना क्योंकि उसको वो जरूरत है। अगर बिना जरूरत की चीजें वो खरीद रहा है तो फिर वो कंज्यूमर नहीं है उसका, वो बस ऐसे टाइम वेस्ट के लिए खरीद रहा है, पैसे बर्बाद करने के लिए खरीद रहा है। कंज्यूमर कहते ही उसको है जो इस नीयत से चीजों को खरीदे कि वो उससे अपनी सेटिस्फैक्शन को पूरा करेगा। कपड़े पहन के अच्छे दिखना है, खाना खा के एनर्जी लेनी है, गाड़ी चला के कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है। तो जो व्यक्ति अपने प्रोडक्ट को इसलिए खरीद रहा है कि वो अपने सेटिस्फैक्शन को पूरा करेगा उससे, वही कंज्यूमर कहलाएगा, दूसरा व्यक्ति कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। आई होप ये बेसिक बात आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला बेसिक बात पूछता है। सबसे पहले जो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो अभी बात हुई थी, कंज्यूमर संतुलन, मतलब उसकी इनकम क्या हो, लिमिटेड हो, उसका सेटिस्फैक्शन क्या हो, उसका सेटिस्फैक्शन बहुत ही हाई हो। तो ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो होता है ये किन किन तरीकों से नापा जाता है? ये दो तरीकों से नापा जाता है। एक नापा जाता है कार्डिनल अप्रोच, इसको हम कहते हैं कार्डिनल अप्रोच,
और एक होता है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच का क्या मतलब है? देखिए, कार्डिनल अप्रोच का मतलब होता है नंबर्स में। आपने बहुत सारे रियलिटी शोज देखे होंगे, है ना, डांस इंडिया डांस हो गया और सारेगामापा हो गया, बहुत सारे रियलिटी शोज आते, तो उसमें जजेस जो होते थे वो जजेस मार्क्स देते थे आउट ऑफ 10 कि 10 में से आज आपको 9 दे रहे हैं, है ना, देखा तो होगा ही आप सबने, ठीक है। तो वो क्या है, वो जजेस कितना सेटिस्फाइड हुए, वो सेटिस्फेक्शन वाली बात जो है नंबर में बता रहे हैं कि भाई टोटल 10 नंबर हैं, 10 में से हमने आपको 7 दिए हैं, 10 में से 8 दिए। आपके टेस्ट वगैरह भी तो होते हैं, उस टेस्ट में भी आपको नंबर मिलते, तो टीचर अपना सेटिस्फेक्शन बताता है। सेटिस्फेक्शन कैसे बताएगा कि भाई आपने जो आंसर लिखा है उससे हम इतना सेटिस्फाइड हैं। तो हम जो सेटिस्फैक्शन बता रहे हैं वो कई बार हम किससे बताते हैं, कार्डिनल अप्रोच से बताते हैं, कई बार ऑर्डिनल। ऑर्डिनल क्या होता है, जब हम रैंक देते हैं, जैसे ए प्लस ए, बी प्लस बी। तो जब हम किसी को मार्क्स नंबर्स में देते हैं तो वो क्या कहलाता है, कार्डिनल अप्रोच। और जब हम मार्क्स किसी को ग्रेड में देते हैं तो वो क्या कहलाता है, ऑर्डिनल अप्रोच। बिल्कुल सिंपल भाषा में बात समझ में आ गई होगी। और वैसे भी हम ये वीडियो रिवीजन पर्पज से बना रहे हैं तो बहुत थोड़ा तेज चलेंगे। ध्यान दीजिए, अगला क्या है, अगला ये कि कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। आखिर यूटिलिटी होती क्या है? तो देखो, एक वर्ड आता है यूटिलिटी, उससे भी पहले एक वर्ड आता है यूटिल्स। दुनिया की सारी चीजें, चाहे वो लंबाई वाली चीज हो उसको आप मीटर में नापते हैं, डिस्टेंस वाली चीज को मीटर में नापते हैं, पानी वाली चीज जैसे पानी दूध इसको आप लीटर में नापते हैं, वजन वाली चीज को किलोग्राम में नापते हैं। वैसे ही जो आपके अंदर जो सेटिस्फैक्शन है किसी प्रोडक्ट को यूज करके, किसी प्रोडक्ट को खा के जो सेटिस्फैक्शन है उसको आप किस में नापोगे? उसको नापने के लिए एक वर्ड आता है, मैं आपको यहां पे वो वर्ड बता दूं, उसको नापने के लिए वर्ड आता है, दैट इज यूटिल्स। यूटिल्स। जब आप किसी सेटिस्फैक्शन को, कंजम्पशन के सेटिस्फैक्शन को नापते हैं, उसका नंबर आप देते हैं यूटिल्स में, ठीक है। यूटिल्स क्या है? यूटिल्स जो है वो सबसे ऐसा, सबसे छोटी इकाई है, या सबसे छोटी इकाई कह सकते हैं, या फिर ऐसा यूनिट ऑफ सेटिस्फैक्शन कह सकते हैं। यूटिल्स क्या है? एसआई यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्या है ये? ऐसा यूनिट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, कि आप अपना सेटिस्फैक्शन किस में नाप रहे हैं, आप अपना सेटिस्फैक्शन किस में नाप रहे हैं? यूटिल्स में नाप रहे हैं। जैसे मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मैं गर्मी से धूप में से घर पे आया और पहले मैंने 1 गिलास पानी पिया, तो जो मुझे 1 गिलास जो पानी मिला उसमें मेरे को बहुत सेटिस्फैक्शन मिली होगी। फिर दोबारा मैंने 1 और गिलास पानी पिया, मतलब मैं 2 गिलास पानी पी रहा हूं, 2 गिलास पी चुका हूं, लेकिन दूसरा गिलास का जो पानी है मुझे उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं देगा जितनी पहले गिलास के पानी ने दिया है। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि भाई आपको पहले क्लास में कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मैं कहूंगा इतना, इतना सेटिस्फेक्शन मिला, और दूसरे क्लास से इतना। तो ये बात कई बार समझ में नहीं आ पाएगी। कंपैरिजन करने के लिए हमें एक यूनिट चाहिए, एक नंबर चाहिए, तो उसी को हम कार्डिनल और ऑर्डिनल बोल देते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि पहले जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिला वो मेरे को मिला 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। सेटिस्फेक्शन को यूटिल्स में नापते हैं, याद है बेटा? तो मेरे को जो पहले ग्लास पानी पीने पर जो सेटिस्फेक्शन मिला वो 20 यूटिल्स का मिला, फिर मुझे 15 यूटिल्स का मिला, फिर 5 यूटिल्स का मिला, फिर 2 यूटिल्स का मिला, फिर 0 मिला। ऐसे ऐसे मुझे बताना होता है। तो जो सेटिस्फेक्शन को नापने का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो हमारे लिए क्या है? यूटिल्स है। आई बात समझ में? ठीक है बच्चे, अब अपने पॉइंट पे बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है? यूटिलिटी था। अब यूटिलिटी समझिए क्या होता है। देखिए, इसको अगर बिल्कुल आसान शब्दों में बोला जाए तो हम कह सकते हैं वांट्स सेटिस्फैक्शन, वांट्स सेटिस्फैक्शन पावर, वांट सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ कॉमोडिटी, वांट सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ कॉमोडिटी। मतलब शुद्ध हिंदी में हम ऐसे कह सकते हैं, वस्तु की वह क्रय शक्ति, वस्तु की वह क्रय शक्ति, सेटिस्फैक्शन पावर, वस्तु की वह क्रय शक्ति जो हमें संतुष्ट करती हो। मतलब आपको बहुत तेज भूख लगी है और आपने एप्पल खाया, और एप्पल ने आपकी भूख को शांत नहीं किया, या आपको समझ में नहीं आया, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मतलब उस एप्पल के अंदर वो ताकत नहीं है कि आपको वो सेटिस्फाई कर सके। बात समझ में आ रही है? एप्पल के अंदर वो ताकत नहीं है जो आपको सेटिस्फाई कर सके, तो मतलब उसके अंदर वो सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं है। लेकिन फिर अगर आपने कोई दूसरी चीज खाई और उससे आपकी भूख शांत हुई, मतलब उस प्रोडक्ट के अंदर वह ताकत है जो आपको सेटिस्फाई कर सकती है। तो यूटिलिटी क्या है? वांट सेटिस्फैक्शन पावर। यूटिलिटी क्या है? वांट सेटिस्फैक्शन पावर, ठीक है, किसी भी वस्तु की वह शक्ति जो आपको संतुष्ट कर सके। तो वांट सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ कॉमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। अब यूटिलिटी का कंसेप्ट समझना है आपको। कंसेप्ट क्या है यूटिलिटी का? देखो, एक लॉ था जो हमारे एच गॉसन, अभी आगे हम पढ़ेंगे, एच गॉसन साहब ने कहा था कि जब भी हम किसी भी चीज का लगातार कंजम्पशन करते हैं, जब भी हम किसी चीज का लगातार कंजम्पशन करते हैं, तो हर एक चीज से, हर एक इकाई से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन लगातार कम होता चला जाता है।
जैसा आपको पता है अभी जो एग्जांपल हमने यूज किया पानी का, मैं अगर लगातार एक एक गिलास पानी पीता जाऊं तो पहले गिलास में जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, जो पहले गिलास में मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो बहुत ज्यादा मिलेगा। दूसरे गिलास के पानी से जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो थोड़ा उससे कम मिलेगा, है ना। उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना पहला गिलास में मेरे को बहुत अच्छा लगा था, बिकॉज मेरी नीड ज्यादा थी, है ना, मेरे को जरूरत ज्यादा थी, तो सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है। फिर तीसरे गिलास का पानी पीऊंगा, सेटिस्फैक्शन उससे कम मिलेगा। चौथे गिलास का पानी पीऊंगा, सेटिस्फैक्शन बिल्कुल जीरो। 4 गिलास पानी पीने के बाद अगर मुझे 5वां गिलास पिलाया जाए देन उससे क्या होगा, मुझे अब उल्टियां हो जाएंगी। तो सेटिस्फैक्शन जो है वो लगातार डिक्रीज होता चला जाता है अगर हम किसी चीज का लगातार कंजम्पशन करते हैं। आ रही बात समझ में? इसी को डेफिनेशन आपकी बुक में है, एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटी द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, है ना। या फिर आप हिंदी में ऐसे कह सकते हैं कि जब भी हम किसी वस्तु का लगातार उपभोग करते हैं तो हर एक इकाई से मिलने वाली उपयोगिता सदैव कम होती रहती है। आप इस डेफिनेशन को अपने शब्दों में लिख सकते हैं। बेटा इकोनॉमिक्स कभी भी रटने वाला टॉपिक नहीं है, इकोनॉमिक्स को समझकर अपने शब्दों में लिखने वाला टॉपिक है। बेटा आज से 10 साल पहले 15 साल पहले एग्जाम में ऐसा होता था कि सीधा टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाता था। अब टू द पॉइंट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आपको बीच में कुछ भी टॉपिक उठा के पूछ दिया जाता है, एक्सरसाइज के पीछे वाला क्वेश्चन आता ही नहीं है। आपको बस कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आंसर इकोनॉमिक्स में आपको अपनी वर्डिंग्स में चाहिए होते हैं। और जो स्टूडेंट मेरी बात मानेगा 100 में 100 लेकर आएगा, 100 में 99 लाएगा। बेटा इतनी कोई बड़ी बात नहीं, इकोनॉमिक्स में 100 में 100 लाना, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे ला चुके हैं, आप भी लेकर आएंगे। बस शर्त यह है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और उसे अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, अपनी राइटिंग को अच्छी कीजिए और उसके बाद आंसर लिखिए अपनी समझ से। आप अपनी वर्डिंग्स में आंसर लिखेंगे, मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। तो हम क्या पढ़ रहे थे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसमें हमने एक लॉ पढ़ा था, वो लॉ था, अब लॉ भी पढ़ेंगे। मतलब उसमें यूटिलिटी की बात हम कर रहे थे। यूटिलिटी क्या है, कहता है यूटिलिटी रिफर्स टू द वांट सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ कमोडिटी। बेटा अभी थोड़ी देर पहले यही बताया था, यूटिलिटी क्या है, वांट सेटिस्फैक्शन पावर। पीछे पीछे रिपीट करो, वांट सेटिस्फैक्शन पावर, वांट सेटिस्फैक्शन पावर। याद हो गया, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगला क्या है, यूटिल्स। यूटिल्स जो अभी मैंने आपको बताया था, यूटिल्स, यूटिल्स देखो वही क्या कह रहा है, यूटिल्स। यूटिल्स आर इमेजिनरी यूनिट्स। और ऑब्वियस सी बात है, यूटिल्स मतलब रियल वर्ल्ड में एग्जांपल ही इस्तेमाल ही नहीं होता, केवल समझने और समझाने के लिए शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए कहा जाता है यूटिल्स आर द इमेजिनरी यूनिट्स विच आर यूज्ड टू मेजर सेटिस्फैक्शन। यूटिल्स क्या है बच्चे, यूटिल्स एक इमेजिनरी नंबर्स हैं जिनको केवल समझने और समझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम सेटिस्फैक्शन को नाप सकें। अब कहता है यूटिलिटी डिफर फ्रॉम, अब यूटिलिटी क्या होता है, ऐसा नहीं कि सब, जैसे मैंने एक सेब खाया तो मुझे 20 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिली और मैं दूसरे तुझे कितने की सेटिस्फैक्शन, वो भी उतनी देर का भूखा है लेकिन वो कहेगा मेरे को 100 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिली। ये जो हम नंबर जो बता रहे हैं ना, ये अपने मन से बताएंगे, अपने हिसाब से बताएंगे। मैंने पहला सेब खाया, मेरे को 20 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिली। मेरे दोस्त ने पहला सेब खाया, उसने भी, उसको भी उतनी देर से भूख लगी थी जितनी देर से मेरे को लगी थी, उसने भी पहला सेब खाया, उसने कहा उसको 100 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिली। दैट डजंट मीन कि उसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिली है, मुझे कम मिली है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं अब जो अगले सेब को जो मार्क्स दूंगा, अगले सेब का जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसको मैं 20 में से काउंट करूंगा कि 20 में से कितने नंबर दूंगा, और वो जो काउंट करेगा 100 में से काउंट करेगा। अगला एग्जाम्पल ये है कि अगर मैंने अगला सेब खाया और मुझे अगला सेब खाने मुझे 15 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिली, तो वो 100 में से 75 नंबर दे देगा कि उसको 100 और देखो 20 में से 15 75% ही होता है, वो भी क्या कहेगा 100 में से 75 नंबर मिला। मतलब हर इंसान पर्सन टू पर्सन सेटिस्फैक्शन की जो मात्रा है वो अलग अलग चेंज हो सकती है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ये नहीं कि यूनिवर्सल है, एक जैसा सबको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ये पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहता है। दूसरा, प्लेस टू प्लेस भी चेंज होता रहता है बेटे। प्लेस टू प्लेस कैसे चेंज होगा, देखो कई बार क्या होता है कि ठंड इलाके में, ठंडे इलाके में आपको हॉट चीजें जैसे कॉफी चाय आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फाई करेगी, लेकिन वही अगर आप हॉट क्लाइमेट में चले जाते हैं तो हॉट क्लाइमेट में आपको चाय कॉफी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगेगी, वहां पे ठंडी चीज आपको अच्छी लगेगी, आइसक्रीम वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह आपको अच्छी लगेगी। तो जो सेटिस्फैक्शन है पर्सन टू पर्सन भी चेंज होता है और प्लेस टू प्लेस भी चेंज होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि बेटा वो टाइम टू टाइम भी चेंज हो जाता है। देखो टाइम टू टाइम क्या, रेनी सीजन, अभी रेनी सीजन है तो आपको चाय पकोड़े ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा गर्म वाला टाइम चल रहा है, बहुत ही भीषण गर्मी चल रही है मई जून की, तब आपको ये अच्छा नहीं लगेगा। मतलब जो यूटिलिटी है वो पर्सन टू पर्सन तो चेंज होता ही है, साथ ही साथ प्लेस टू प्लेस भी और टाइम टू टाइम भी चेंज होता रहता है। आ रही बात समझ में? आगे बढ़े, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो हमसे कमेंट सेक्शन में बात कीजिए। देखो बच्चा अगला क्या है, अगला आपसे बोला जाता है कि जो यूटिलिटी है ना इसके कई पार्ट है। पहले मैं आपको एक इसमें
आपको मैं इसमें पहले एक चीज दिखा दूं कि जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी को बेटा हम कई हिस्सों में बांटते हैं। बेसिकली पहला होता है टोटल यूटिलिटी, फिर होता है एवरेज यूटिलिटी, देन आता है मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी, इसको तीन हिस्सों में बांटा जाता है। टोटल यूटिलिटी क्या है, ध्यान दीजिए, टोटल यूटिलिटी क्या है। टोटल यूटिलिटी कहता है टोटल यूटिलिटी रिफर्स टू द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट ऑफ अ कॉमोडिटी। जो कॉमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं उसकी जितनी भी टोटल कॉमोडिटी, जितने भी टोटल यूनिट्स हैं, जितनी भी इकाइयां हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, सभी पार्ट्स को कंज्यूम करके जो सेटिस्फैक्शन आपको टोटल मिल रहा है उसी को हम टोटल सेटिस्फैक्शन कहते हैं, टोटल यूटिलिटी कहते हैं। देखो ये क्या कहता है, टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल यूटिलिटी ऑफ 1, यूटिलिटी ऑफ 2, यूटिलिटी ऑफ 3, ऐसे करते करते कहां तक, यूटिलिटी ऑफ n तक, मतलब n नंबर ऑफ आइटम तक, जितने भी आइटम आप कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, टोटल यूटिलिटी क्या है बेटा, देखो टोटल यूटिलिटी में क्या है, अगर हम n नंबर ऑफ आइटम तक कंज्यूम करेंगे, n नंबर ऑफ आइटम तक, मतलब जितने हमारे पास आइटम है टोटल को कंज्यूम करेंगे, तो हर एक पार्ट से हमें अलग अलग सेटिस्फैक्शन मिलेगा। देखो जैसे एक एप्पल है, एप्पल के हमने 4 पार्ट किए, पहला पार्ट मैंने खाया, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, तो मेरे को सेटिस्फैक्शन कितना मिला, 20 का। ये मैंने अपनी तरफ से कंज्यूम कर लिया, अपनी तरफ से जितना मेरे को सेटिस्फैक्शन मिला है मैंने उसको अपनी तरफ से एक मार्क्स दे दिया कि मेरे को 20 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला है। लेकिन अब यहाँ पे एक लॉ काम करेगा जो हम आगे पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो ये कहता है कि अगर मैं किसी प्रोडक्ट का, किसी आइटम को अगर मैं लगातार कंज्यूम करता हूं तो हर एक सेटिस्फैक्शन, हर एक इकाई से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन जो है वो पहले से कम होता चला जाएगा। तो देखो ध्यान से क्या होगा, मैंने पहला सेब खाया, मुझे 20 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला, मैंने दूसरा सेब खाया, दूसरा सेब का पार्ट खाया, मुझे पहले वाले से कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, डेट इन 16। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं लेकिन 20 से ज्यादा नहीं लेंगे, बिकॉज पहले यूटिल्स पे, पहले पार्ट पे मुझे 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल चुका है। आइए यहां तक बात समझ में आ रही होगी। फिर जब मैंने सेकंड पार्ट खाया एप्पल का तो मुझे कितना मिला, 16। फिर मैंने नेक्स्ट पार्ट खाया, कितना मिला, 10। फिर नेक्स्ट पार्ट खाया 4, एप्पल पूरा खा लिया। अगर इसके बाद भी एक और पार्ट खाता हूं तो हो सकता है मेरा सेटिस्फैक्शन क्या हो जाए, 0 हो जाए। उसके बाद भी अगर मैं कंज्यूम करता हूं तो हो सकता है मेरा जो सेटिस्फैक्शन है वो और कम हो जाए। तो मेरा सेटिस्फैक्शन का जो लेवल है वो धीरे धीरे मेरा डिक्रीज होता चला जाएगा, 0 भी हो जाएगा और एक बार को नेगेटिव भी हो जाएगा। तो यही कहता है और टोटल यूटिलिटी क्या कहता है, टोटल यूटिलिटी कहता है कि हर एक इकाई से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को जब हम टोटल जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा टोटल यूटिलिटी। बिल्कुल बेसिक से डेफिनेशन है, बेसिक सा फॉर्मूला है, TU इज इक्वल टू यूटिलिटी ऑफ 1 प्लस यूटिलिटी ऑफ 2 प्लस यूटिलिटी ऑफ 3, ऐसे करते करते हमें n आइटम तक जोड़ना है। ठीक है बच्चे, देखिए आगे बढ़ते, अगला क्या है, अगला है मार्जिनल यूटिलिटी। बेटा एवरेज यूटिलिटी अभी इसमें इतना काम नहीं आएगा लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में काम आएगा। मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि जब भी मैं किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करता हूं, जब भी मैं प्रोडक्ट को कंज्यूम करता हूं तो हर एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट से मुझे कुछ एक एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलती है, उसका गैप, टोटल यूटिलिटी का गैप। समझो अभी एक न्यूमेरिकल टर्म में आपको समझाएंगे। अब हम समझते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को टेबल के हिसाब से। कैसे, मार्जिनल यूटिलिटी बेटा टेबल में कैसे शो होता है, देखो ये टेबल है, ये इसमें क्या बताया जाता है कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट का लगातार कंजम्पशन करते हैं तो उससे जो हमें मिलने वाली सेटिस्फैक्शन है वो कंटिन्यूसली कम होती चली जाती है। ध्यान दीजिए क्या कहता है, जब मैं पहला यूनिट जब मैं एक आइसक्रीम कंज्यूम करता हूं तो मुझे उससे जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिलती है वो 20 यूटिल्स की मिलती है। बेटा हम पढ़ चुके हैं यूटिल्स क्या होता है, यूटिल्स सेटिस्फैक्शन को नापने का एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है, केवल ये हम इस चैप्टर में समझने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला यूनिट आइसक्रीम खाने से जो हमें सेटिस्फैक्शन मिली डेट इज 20, तो टोटल सेटिस्फैक्शन अभी हमें कितनी मिली, डेट इज 20। जैसे मैं दूसरा आइसक्रीम खाऊंगा, सेम यूनिट होना चाहिए, सेम क्वांटिटी का और सेम क्वालिटी का आइसक्रीम होना चाहिए। जैसे मैं सेकंड यूनिट आइसक्रीम खाऊंगा मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से ये बात तय है कि 20 से कम मिलेगी, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि जब भी मैं किसी चीज का लगातार कंजम्पशन करता हूं, जब भी मैं किसी चीज का लगातार कंजम्पशन करता हूं तो जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलती है वो पहले से कम मिलती है। तो 20 से नीचे आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपके डेटा गलत ना हो तो जो आंकड़े आपको यहाँ पे लिखे दिए गए हैं आप केवल वही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत तरह के रिलेशन छुपे हुए हैं और एग्जाम के पेपर में फिर आप वो रिलेशन सेट नहीं कर पाओगे। तो ध्यान दीजिए, आपको याद क्या करना है, 20 16 10 4 0 और -6 याद कर लेना, इससे आपका पूरा डेटा सेट हो जाएगा। तो जैसे मैंने सेकंड यूनिट आइसक्रीम की खाई, मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिला वो कितना मिला, 16 का। तो अब मेरा टोटल सेटिस्फैक्शन कितना हो गया, 20 + 16 डेट इज 36, यानी 2 यूनिट आइसक्रीम कंज्यूम करने के बाद मेरा जो टोटल सेटिस्फैक्शन है वो 36 का है।
ठीक है बच्चे, अब मैंने तीसरा यूनिट आइसक्रीम खाया, अब सेटिस्फैक्शन मुझे पहले से कम मिलेगी, सेटिस्फैक्शन जो पहले से मुझे कम मिली डेट इज 10, और अब टोटल कितना हो गया 36 में 10 जोड़ दे डेट इज 46। अगेन चौथा यूनिट मैंने आइसक्रीम खाया, मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिली वो 10 से कम मिलेगी, सेटिस्फैक्शन हमने एज्यूम किया 4, और अब मेरा जो टोटल सेटिस्फैक्शन डेट इज 50। इसके बाद ही मैंने पांचवा यूनिट आइसक्रीम खाया, अब जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिली डेट इज 0। 0 क्यों? क्योंकि अब मेरा मन भर चुका है, अब मेरे को सेटिस्फैक्शन बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो मेरा जो मेरा मार्जिन सेटिस्फैक्शन वो कितना है, मार्जिन यूटिलिटी कितना है 0। तो अभी भी मेरा टोटल यूटिलिटी कितना है 50, क्योंकि इससे पहले वाले स्टेप में भी 50 था और अब भी कितना है 50, क्योंकि मुझे इस पांचवें यूनिट आइसक्रीम से मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर मुझसे कहा जाता है कि एक यूनिट और आइसक्रीम खाओ, तो छठा यूनिट आइसक्रीम खाने पे मेरी सेटिस्फैक्शन अब नेगेटिव हो जाएगी, हो सकता है मुझे उल्टी हो जाए और मेरा सेटिस्फैक्शन नेगेटिव में चला जाए, और टोटल सेटिस्फैक्शन अब 50 से घट के कितना हो जाएगा 44। तो आपको ये टेबल याद करना है, केवल मार्जिनल यूटिलिटी आपको याद कर लेना। मार्जिनल यूटिलिटी कितना 20 से स्टार्ट करना है, 0 तक ले जाना है और नेगेटिव तक ले जाना है। आपको 5-6 यूनिट की इंफॉर्मेशन में डेटा को नेगेटिव तक ले जाना है, नेगेटिव तक ले जाना है। आ रही बात समझ में? इसी चीज को बेटा हम टेबल में भी शो कर सकते हैं। ध्यान दीजिए टेबल में कैसे शो करेंगे, सॉरी ग्राफ में शो कर सकते हैं। ग्राफ में कैसे शो करेंगे बच्चे, ध्यान दीजिए। ग्राफ में शो करने के लिए सबसे पहले आप इस तरह से चीजें बनाएंगे। यहां पे आप लिखेंगे एक्स एक्सिस, यहां आप लिखेंगे वाई एक्सिस। देखो एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर तो मिलेगा नहीं, आपको 2 लाइनों वाले हिंदी के पेजेस ही मिलेंगे, उसी पे आपको करना है। तो बेटा ध्यान से देख लीजिए कैसे करना है आपको। यहाँ पे आपको लिखना है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, और यहाँ पे आपको लिखना है यूनिट्स। आप यहां से स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से आप लिखेंगे टोटल यूटिलिटी, ठीक है। और जहां पे आपने इसको हाईएस्ट बनाया है, जहां पे आपने इसको हाईएस्ट बनाया वहां से एक सीधी लाइन खींच लेंगे आप, सीधी लाइन। ये एक इंडिकेशन के लिए कि ये पॉइंट सबसे हाईएस्ट वाला पॉइंट है। और ये हाईएस्ट वाला पॉइंट कहाँ है बेटा, टेबल में। ध्यान से देखिए टेबल में टोटल यूटिलिटी सबसे ज्यादा हाईएस्ट कहाँ है, 5वें यूनिट पे। टेबल में सबसे हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे बेटा, 5वें यूनिट पे। ध्यान से देखो टेबल समझ बात आ रही है। टेबल में 50, दो जगह 50 है, तो हमारे लिए हाईएस्ट कौन सा होगा, बाद वाला हम हमेशा हाईएस्ट लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि जब मैंने चौथा यूनिट खाया था और मेरा टोटल सेटिस्फैक्शन 50 बना था, मैं वहां पे श्योर नहीं था कि अगला यूनिट खाने पे ये भी तो हो सकता है कि कम से कम मेरे को एक सेटिस्फैक्शन मिले, एक यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिले। इसलिए मैं इसी उम्मीद पे मैंने 5वां यूनिट कंज्यूम किया, और 5वें यूनिट पर जाके ही मुझे पता चल सका कि मेरा सेटिस्फैक्शन कितना है 0। तब जाके मुझे 5वें पे क्लियर हुआ कि यही मेरा हाईएस्ट पॉइंट है, इसलिए 5वां यूनिट क्या है, हाईएस्ट पॉइंट। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, जो ये यूनिट यहाँ पे आई है आप इस पे क्या लिखेंगे 5, ठीक है। और यहीं पे आप क्या करेंगे 0, इसी के बीच में डेटा सारा सेट करेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। आप बिना स्केल के, डेटा यहाँ पे इस तरीके से सेट कर देंगे। और उसके बाद ये डेटा है, यहां से बिल्कुल ध्यान से रखना, ये जब यहाँ पे बिल्कुल टच करना चाहिए, ये हमारा क्या हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। जिस समय हमारा मार्जिनल यूटिलिटी 0 था, उस समय टोटल यूटिलिटी क्या था, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे था। जिस समय टोटल यूटिलिटी, अपना मार्जिनल यूटिलिटी बिल्कुल 0 था, ध्यान से देखो, जिस समय मार्जिनल यूटिलिटी जिस समय 0 था, टोटल यूटिलिटी उस समय सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर था। ये आपको ग्राफ से भी शो करना है। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ये एग्जाम के रिवीजन पर्पस से वीडियो बन रही बेटा, तो फास्ट तरीके से करेंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो बेटा आप हमें कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ये आपका टीयू एनएमयू का ग्राफ है, फिर बीच में हम इसका रिलेशन पढ़ेंगे। ग्राफ में ध्यान रखना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोडिंग ये सारी चीज लिखना है। यहाँ पे भी आप चाहो तो इस तरीके से आप इसको डेटा में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, बढ़ते अपने अगले टॉपिक की तरफ। ध्यान से अगला टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू। जो अभी हमने ग्राफ यहाँ पे बनाया है, उसी के रिलेशन है। ध्यान से देखिए रिलेशन क्या कहते हैं, रिलेशन बिटवीन टीयू स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। बेटा ये इंक्रीजिंग रेट होगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, मैं आपको यहीं पे इसके रिलेशन बना के दिखा देता हूं। इसके रिलेशन किस तरीके से बनेंगे, ध्यान दीजिए। आप इसके 4 पॉइंट लिखेंगे बेटा। पहला पॉइंट क्या होगा, पहला पॉइंट ध्यान से देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, पहला पॉइंट देखिए, टीयू स्टार्ट फॉलिंग। देखिए क्या लिखा है इसमें, TU स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट रीच एट टॉप स्टार्ट फॉलिंग। जो TU है बेटा, जो TU है वो क्या करता है, TU स्टार्ट होता है डिमिनिशिंग रेट से। इसके टेबल पे भी आप गौर कर सकते हैं। TU बढ़ तो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। TU देखो, TU का जो बढ़ने का गैप है वो मार्जिनल यूटिलिटी है, पहले 20 से बढ़ा, फिर 16 से बढ़ा, फिर 10 से बढ़ा। तो TU बढ़ तो रहा है
लेकिन बढ़ने की जो स्पीड है वो कम होती चली जा रही है, पहले 20 से बढ़ा, फिर 16 से बढ़ा, फिर 10 से बढ़ा। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो टीयू है वो बढ़ तो रहा है, टीयू स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। ऑरिजिन पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है, टीयू स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन, ठीक है, जीरो से। और उसके बाद क्या बोला जा रहा है, टीयू स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन, इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, रीच एट टॉप एंड स्टार्ट फॉलिंग। आयु बात समझ में आ रही होगी। अगला पॉइंट क्या है, एमयू स्टार्ट फ्रॉम टॉप, फॉलिंग, फॉलिंग बिकम जीरो देन नेगेटिव। एमयू क्या हुआ, एमयू टॉप से स्टार्ट हुआ, फॉल हुआ, जीरो बना, उसके बाद फिर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। एमयू स्टार्ट फ्रॉम टॉप, फिर फॉलिंग, बिकम जीरो, जीरो हुआ, देन नेगेटिव। फिर आगे क्या कहता है, व्हेन टीयू इज राइजिंग एमयू इज फॉलिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन टीयू इज राइजिंग एमयू फॉलिंग। जब टीयू बढ़ रहा था तो एमयू घट रहा था, ध्यान से देखो, जब टीयू बढ़ रहा था एमयू घट रहा था, लेकिन एमयू जो था पॉजिटिव ही था। जब टीयू बढ़ रहा था एमयू घट रहा था, लेकिन एमयू क्या था, पॉजिटिव था। फिर क्या है, व्हेन टीयू एट द टॉप, जब टीयू अपने टॉप पर पहुंच गया, जब टीयू अपने टॉप पर पहुंच गया तब एमयू क्या था, जीरो था। जब टीयू अपने टॉप पे था तो एमयू क्या था, जीरो था। उसके बाद क्या है, व्हेन टीयू स्टार्ट फॉलिंग, जब टीयू घटना शुरू हो जाता है तो एमयू क्या हो जाता है, नेगेटिव, तब एमयू क्या हो जाता है, नेगेटिव। आप इसको 2 से 3 लाइनों में लिख सकते हो आराम से। आप इसको सिंपल भाषा में ऐसे लिख सकते हो, ग्राफ के हिसाब से सिंपल आप ऐसे कह सकते हो, व्हेन टीयू इंक्रीज एमयू डिक्रीज, एमयू डिक्रीज बट रिमेन पॉजिटिव, बट रिमेन पॉजिटिव, ये आप लिख सकते हो। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी, बिल्कुल सिंपल भाषा में। जब टीयू बढ़ रहा था तो एमयू घट रहा था, लेकिन एमयू क्या रहता है, पॉजिटिव ही रहता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या था, व्हेन व्हेन टीयू ऑन इट्स मैक्सिमम, व्हेन टीयू ऑन इट्स मैक्सिमम एमयू बिकम जीरो, एमयू बिकम जीरो। जब टीयू अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होता है, जब टीयू अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होता है तो एमयू क्या होता है, बिल्कुल जीरो बन जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है, व्हेन टीयू स्टार्ट फॉलिंग, व्हेन टीयू स्टार्ट फॉलिंग, जब टीयू गिरना शुरू हो जाता है, टीयू ऐसे गिरना शुरू हो जाता है, देन एमयू बिकम नेगेटिव, देन एमयू बिकम नेगेटिव। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। आप ये बात 3 लाइन आप लिख सकते हैं 3 नंबर में, ठीक है। इन्हीं ग्राफ को देख के ही आपको बताना, ये हो जाता है रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू। आई यहां तक बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है बच्चे, आगे ध्यान दीजिए। अगला क्या है, अगला टॉपिक क्या था बेटा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बेटा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वो लॉ है जो भी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, जो मैंने अभी स्टेटमेंट में कहा। एक ऐसा लॉ, ध्यान से समझिए, एक ऐसा लॉ, कंजम्पशन का लॉ, जिसको किसने कहा, एच एच गॉसन साहब ने। अभी एच एच गॉसन साहब का नाम आएगा, देखो एच एच गॉसन साहब, ये एक क्या नाम, जर्मन इकोनॉमिक्स थे, जो कि हमें लॉ ऑफ कंजम्पशन देते थे। जैसे न्यूटन्स के लॉ हैं वैसे कंजम्पशन के लॉ हैं। कंजम्पशन का लॉ क्या कहता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट as we consume more and more unit of the commodity, as we consume more and more unit of the commodity, the utility derived from each successive unit is going to decrease। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जब भी मैं किसी वस्तु का लगातार उपभोग करता हूं तो हर एक वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता सदैव कम होती रहती है। As we consume more and more unit of the commodity, the utility derived from each successive unit is continuously decreasing। जिसके बिहाफ पे अभी हमने टेबल बनाया था, ठीक है, जिसमें हमने ये क्या बनाया था, ध्यान से देखो, हमने एक अभी टेबल बनाया था। इस टेबल में क्या देख रहा था, जैसे मैं लगातार अपनी यूनिट का कंजम्पशन बढ़ाता चला जा रहा हूँ, अपने कंजम्पशन की यूनिट को बढ़ाता चला जा रहा हूँ, मेरा सेटिस्फेक्शन लगातार क्या होता है, कम होता चला जा रहा है। तो ये लॉ कौन कहता है, ये लॉ कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। और इसको किसने कहा था, नाम याद रखना, एच एच गॉसन साहब ने कहा था। एच एच गॉसन ये एक जर्मन इकोनॉमिक्स थे, और दिस दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द गॉसन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। जैसे न्यूटन के लॉ हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, वैसे ही गॉसन साहब के कंजम्पशन के लॉ हैं। तो ये गॉसन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन कहता है, एक नंबर में आ सकता है बेटा कि लॉ ऑफ कंजम्पशन किसने कहा था, एच एच गॉसन, नाम याद रखना। आगे बढ़िए बेटा, अगला क्या कहता है, अब इस लॉ के कुछ अजम्पशंस हैं, इस लॉ के कुछ अजम्पशंस, अजम्पशंस किसको कहते हैं बेटा, कुछ बातें मानकर चलनी पड़ती है। जैसे आप क्लास 11th में हैं तो ये माना जाएगा कि आपने क्लास 10th पास कर ली होगी,
है ना, वैसे कुछ ऐसी बातें होती जो बोली नहीं जाती लेकिन फिर भी मान के चलनी पड़ती है, दैट्स कॉल्ड अजम्पशन। तो अजम्पशन क्या है, वो भी किसके, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के। पहला अजम्पशन तो ये है बेटा कि cardinal measurement of utility, it is assumed the utility can be measured and a consumer can be express his satisfaction in the quantitative term, that is 1 2 3। पहली बात तो ये मान के चलनी पड़ेगी कि जो भी हम सेटिस्फैक्शन मेजर कर रहे हैं उस सेटिस्फैक्शन को हम नंबर्स में बताएंगे, दैट इज कॉल्ड कार्डिनल मेजरमेंट। ठीक है, दूसरा क्या है, मनी मेजरमेंट ऑफ द यूटिलिटी, इट इज अज्यूम्ड दैट द यूटिलिटी इज मेजरेबल इन द मॉनेटरी टर्म, कि जो भी चीज हम खा रहे हैं, आप बेटा कार्डिनल यूटिलिटी समझिए, मतलब यहाँ पे क्या है, जो भी हम सेटिस्फैक्शन हम यूज कर रहे हैं, कितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं उसके हिसाब से होगा। मतलब कार्डिनल मेजरमेंट का मतलब सिंपल सिंपल आप ये कह लीजिए कि जो भी हम सेटिस्फैक्शन एज्यूम कर रहे हैं, जो भी सेटिस्फैक्शन हम फील कर रहे हैं उसको हम नंबर्स में बताएंगे। ठीक है, जो भी, इसलिए यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है, पैसा पैसा, सेटिस्फैक्शन सेटिस्फैक्शन की बात हो रही है। आगे ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट कहता है अजम्पशन में नेक्स्ट पॉइंट आता है कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी चीज को, ये अजम्पशन है बेटा, कुछ बातें मान के चलनी। पहला कि सेटिस्फैक्शन किसने बताना है, सेटिस्फैक्शन किसने बताना है, हमें सेटिस्फैक्शन हमें बताना है कार्डिनल यानी नंबर से बताना है। ठीक है, दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी था, इसमें आता है कि पैसों की सेटिस्फैक्शन बढ़नी नहीं चाहिए। ये जो सेकंड पॉइंट रह गया था वो क्या था, इसमें था मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, की यूटिलिटी जो है बेटा वो जो इसमें पॉइंट कहीं पे कुछ, इट इज अज्यूम्ड दैट द यूटिलिटी, ये थोड़ा सा गलत टर्म लग रहा है इसलिए मैं आपको अभी नहीं बता रहा इसमें। नेक्स्ट बढ़िए, नेक्स्ट क्या है, कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। कहता है इट इज अज्यूम्ड दैट अ रीजनेबल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज टू बी कंज्यूम। रीजनेबल क्वांटिटी क्या होता है बेटा, जैसे मान लो आप कहीं से धूप में से आए और आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है ना, और आपने कहा मम्मी एक गिलास पानी दे दो। अब आप जो पानी पियोगे, आपने क्या मांगा, पानी को एक गिलास में मांगा, क्योंकि पानी को पीने का या पानी को जो नापने का जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है वो ग्लास के हिसाब से। अब आपको प्यास लगी और आपको कोई चम्मच से पिलाए, 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच, प्यास कभी नहीं बुझेगी। भले ही आप ऐसे करते करते पूरी पानी की टंकी खत्म कर जाएं, लेकिन प्यास कभी नहीं बुझेगी। प्यास हमेशा, या कोई भी चीज जो भी हम कंज्यूम करते हैं, वो कंजम्पशन कैसे होनी चाहिए, एक रीजनेबल क्वांटिटी में होनी चाहिए। जैसे चाय को कैसे नापते हैं, कप में, पानी को गिलास में, है ना, खाने को 1 प्लेट खाना। तो जो भी स्टैंडर्ड यूनिट है उसी स्टैंडर्ड यूनिट में उसको मेजर करना है। तो यानी कंजम्पशन किस में होनी चाहिए, रीजनेबल क्वांटिटी में, जिस क्वांटिटी में उसको कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट क्या है, कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लॉ, तभी आप महसूस कर पाएंगे जब कंजम्पशन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको प्यास लगी, आपने 1 गिलास पानी अभी पी लिया और दूसरे गिलास का पानी 1 घंटे बाद पी रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि दूसरे गिलास का पानी का जो सेटिस्फैक्शन आपको मिले वो थोड़ा सा ज्यादा मिल जाए, क्योंकि आपने हो सकता है आपने इस बीच में कोई हैवी काम कर लिया हो सकता है आपने इस बीच में कुछ हैवी काम कर लिया, इसलिए सेटिस्फेक्शन आपको थोड़ा बाद में थोड़ा ज्यादा भी मिल सकता है। इसलिए इस बात को मानना बहुत जरूरी है कि कंजम्पशन कैसी होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, अगला ध्यान दो, अगला क्या है, रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर का क्या मतलब होता है, ध्यान से देखो, ये व्यक्ति कैसा लग रहा है, देखने में पागल लग रहा है ना, डेट मीन कंज्यूमर पागल नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर ऐसा होना चाहिए जो सोचने समझने की शक्ति रखता हो। कंज्यूमर कैसा होना चाहिए, जो सोचने समझने की शक्ति रखता हो, रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए। अ कंज्यूमर इज अज्यूम्ड टू बी रैशनल हु मेजर कैलकुलेट एंड कंपेयर द यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट कमोडिटी एंड द एम टू मैक्सिमाइज द टोटल सेटिस्फैक्शन। क्या मतलब है इसका, जो कंज्यूमर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, जो अपने सेटिस्फैक्शन को नापने की हालत में हो और दूसरों को समझाने की हालत में हो। गजनी टाइप व्यक्ति नहीं होना चाहिए कि खाया और भूल गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो अपने सेटिस्फैक्शन को मेजर ना कर पाए। वो एक मानक उपभोक्ता होना चाहिए, रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए, जो अपने सेटिस्फैक्शन को समझ सके और दूसरों को भी बता सके। नेक्स्ट क्या है बेटा, फिक्स इनकम एंड प्राइस। फिक्स इनकम एंड प्राइस का क्या मतलब है कि अगर आपकी इनकम बढ़ गई, जैसे आपको ये याद है ना, ये भाई साहब मीम्स में आए थे, 300 रुपए जो कमाते थे दिन भर में और बड़े खुश रहते थे, तो इनके मीम बड़े वायरल हुए थे उस टाइम कि एक ये व्यक्ति है जो 300 रुपए कमा के ओवर टाइम लगा के बड़ा खुश रहता है, दूसरे व्यक्ति को अमीरों को कंपेयर किया जाता था कि वो उतना कमा के भी खुश नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, इनकी इनकम फिक्स थी, उसी पॉइंट को उठाया गया है कि अगर आपको ये लॉ महसूस करना है, कौन सा लॉ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो आपकी इनकम और प्रोडक्ट का प्राइस सेम होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब प्राइस कम हो जाता है तो आप ज्यादा सामान खरीद लेते हो तो आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ सकता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इनकम बढ़ जाए तो आप ज्यादा सामान खरीद लेंगे तो आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा। तो अगर आपको ये लॉ महसूस करना है तो आपकी इनकम और प्रोडक्ट का प्राइस दोनों क्या होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए। ठीक है बेटा, अगला देखिए पॉइंट क्या है,
लास्ट पॉइंट इसमें बनता है नो चेंज इन क्वालिटी, मतलब जब भी आप चीजों को कंज्यूम करेंगे तो क्वालिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब कि अगर पहले बार आपने एक कोल्ड ड्रिंक पी कोका कोला, तो नेक्स्ट भी आपको जो क्या करना है, सेकंड यूनिट भी क्या होना चाहिए, सेम क्वालिटी का होना चाहिए और सेम साइज का होना चाहिए, सेम क्वालिटी सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। ये क्वालिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ द कॉमोडिटी कंज्यूम इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्म, मतलब वो एक जैसा ही होना चाहिए शुरू से लेकर एंड तक, बीच में क्वालिटी का कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये था हमारा अजम्पशन। अब आप पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखो वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे बात हो गई थी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है ना, उपभोक्ता संतुलन क्या होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो होता है जो अपने मिनिमम इनकम पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव कर लेता है। मिनिमम इनकम, जैसे मान लो आपके पास फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल देने कि हमारा एक हमारा एक छोटू है, छोटू के पास 500 रुपए हैं। ठीक है, अब वो छोटू जो है उसकी अभी नई नई एक गर्लफ्रेंड बनी है और वो उसको डेट पे लेके जाना चाहता है। डेट पे लेके जाना था जिससे वो उसके साथ मूवी भी देखना चाहता है ना, वो लंच भी करना चाहता है और वो उसके साथ ट्रैवल भी करना चाहता है, ट्रांसपोर्टेशन भी खर्चा वो निकालना चाहता है उसी 500 रुपए में। अब देखो उसकी मिनिमम इनकम है कितनी, 500, और उसके सेटिस्फेक्शन कई सारे हैं। अगर उसने किसी भी तरीके से कोई जुगाड़बाजी लगाकर उसने इस 500 रुपए में तीनों चीज कर ली, वो इस पोजीशन पे है कि उसने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले लिया, तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। मतलब अगर आपके सामने कोई ऐसा ऑप्शन है कि आप मिनिमम इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मूवी का खर्चा फॉर एग्जांपल कोई ऑफर चल रहा हो और आपने 100 रुपए पर मूवी टिकट के हिसाब से 200 रुपए में आपने 2 लोगों ने मूवी देख ली, है ना। आपके पास कोई यहाँ पे कोई कूपन कोड था या कोई ऐसी चीज थी जो लंच भी आपका 200 रुपए में हो गया, है ना। और दिल्ली की मतलब आपका कोई ट्रांसपोर्टेशन का भी ऐसा हो गया, आपने रेगुलर पास वगैरह बना लिया, 100 रुपए में आपका ट्रैवल हो गया। मतलब कोई ऐसा जुगाड़ बन जाए कि आपका मिनिमम इनकम पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले लें। पहली बात तो होता है सेटिस्फेक्शन तो अलग है, लेकिन आप आपका 500 रुपए का यूटिलाइजेशन तो हो ही जाएगा और दोस्ती यानी गर्लफ्रेंड पक्की, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका मिनिमम इनकम पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले लिया। वही बात यहाँ पे लॉ में कह रहा है, क्या कह रहा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मींस दैट स्टेट ऑफ द रेस्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ नो चेंज, ऐसी पोजीशन जो आप उसको बदलने की इच्छा में ना हो। क्या कहता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर हैविंग द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद लिमिटेड इनकम एंड हैज नो टेंडेंसी टू चेंज इन द वे ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर, मतलब जिस तरीके से वो भी खर्च कर रहा है उस तरीके को बदलने की इच्छा में ना हो। सिंपल भाषा में आप ऐसे कह सकते हो, व्हेन अ कंज्यूमर गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद हिज लिमिटेड इनकम, जब वो अपने सीमित आय में अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त कर ले, तो वो मैक्सिमम, तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है। और देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज इट, और वो इस अवस्था को बदलने की इच्छा में नहीं होता। मतलब अगर कोई कोई कहे कि बेटा मैं और भी कोई तरीके बता देता हूं जिससे आप 500 रुपए में सारी चीज कर लोगे और पैसे बच जाएंगे, ऐसा कोई तरीका उसके पास ना हो, वो इसी तरीके में खुश हो। ठीक है, तो व्हेन अ कंज्यूमर गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद हिज लिमिटेड इनकम एंड देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज इट, देन इट इज अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आई होप बात समझ में आ रही है। अब आपके सिलेबस में जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है बेटा वो दो मोड में है, पहला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी और दूसरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन टू कमोडिटी। सिंगल कमोडिटी के बारे में आपको समझा देते हैं क्या है। सिंगल कमोडिटी में देखो, सिंगल कमोडिटी क्या है, अ कंज्यूमर परचेजिंग अ सिंगल कमोडिटी विल बी इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज बाइंग सच अ क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी व्हिच गिव हिम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। वो सिंगल कमोडिटी में वो है कि वो तब तक उस कमोडिटी को खरीदता जाएगा जब तक उसके वस्तु का यानी उसके कमोडिटी का सेटिस्फैक्शन, उसके पैसे का सेटिस्फैक्शन जब तक बराबर ना हो जाए। यानी सिंगल कमोडिटी में एक रूल चलता है पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एक्स। अब ये x क्या है, x का मतलब किसी कमोडिटी का नाम है, यानी उस कमोडिटी का प्राइस और उसी कमोडिटी का सेटिस्फैक्शन जब आपस में बराबर हो जाता है तो कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी में सेटिस्फाई हो जाता है। इस बात को एक टेबल के थ्रू समझाते हैं, ध्यान दीजिए क्या है। देखो यहाँ पे कहता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कमोडिटी क्या है, पहला क्या है, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी एंड एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फ्रॉम द ईच सक्सेसिव यूनिट, दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ध्यान दो यहाँ पे क्या बोला है, एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, यही बात अभी हमने यहाँ पे बोली, व्हेन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एक्स, जब पैसों का सेटिस्फैक्शन कमोडिटी के सेटिस्फैक्शन के जब बराबर हो जाता है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाता है। यहाँ पे देखो ग्राफ के थ्रू आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है कि जब पैसों का सेटिस्फैक्शन आपके कमोडिटी, अभी एक मीम है आप सबको पता है, जब पैसों का सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन के बराबर आ जाता है, इसमें इसलिए डायलॉग क्या आता है यहाँ पे, मजा आ गया,
है ना। पैसों का सेटिस्फेक्शन और कॉमोडिटी का सेटिस्फेक्शन जब इक्वल हो जाता है तो आप क्या कहते हैं, मजा आ गया। वही मजा बेटा आपको इसमें देखना है, तो इसीलिए कहा जाता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंगल कॉमोडिटी में होता है जब पैसा, अब कैसे होता है एक टेबल के द्वारा बताते हैं। ध्यान दीजिए टेबल में क्या है। जैसे मान लो बेटा, मान लो आप कोई चीज खरीदने गए, आप फॉर एग्जांपल आप एक छोटा सा 10 रुपए का मोमोज लेने का, हालांकि आज के टाइम में 10 रुपए के मोमोज नहीं आते, फिर भी एग्जांपल दे रहे हैं। आपने 10 रुपए का मोमोज लिया, आपने मोमोज वाले बोला कि बेटा मोमोज कितने का, उसने कहा 10 रुपए का। अब आपने मोमोज खाए और आपको जो सेटिस्फैक्शन मिला वो कितना मिला, 20 यूटिल्स। अच्छा यहाँ पे एक बात एज्यूम करनी बहुत जरूरी है, वो ये है कि आप तब तक 1 रुपया नहीं खर्च करेंगे जब तक आपको कम से कम कितने यूटिल्स ना मिल जाए, 1 यूटिल। ये हमारी अजम्पशन है, ये हमारी अजम्पशन है कि मैं 1 रुपया तब तक खर्च नहीं करूंगा जब तक मुझे कम से कम कितना ना मिल जाए, 1 यूटिल की सेटिस्फैक्शन ना मिल जाए। अब देखो कैसे होता है ये, ऐसे समझिए, कोई किसी भी व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को कोई प्रोडक्ट सस्ता या महंगा कब लगता है, डिपेंड करता है कि उसने पैसे कितनी मेहनत से कमाए हैं। अगर उसने पैसे बहुत आसानी से कमाए हैं तो 1000 रुपए की शर्ट उसे अगर उसने पैसे बहुत मेहनत से कमाए हैं, बहुत मेहनत से कमाए, तो 1000 रुपए की शर्ट बहुत महंगी लगेगी। और उसने पैसा बहुत इजी तरीके से कमाया तो 1000 रुपए की शर्ट उसे सस्ती लगेगी। तो ये डिपेंड करता है कि जो इंसान पैसा जिस तरीके से कमाता है वो पैसा उसी तरीके से खर्च भी करना चाहता है, एक एक रुपए की वर्थ निकालना चाहता है। जब वो पैसे खर्च करे किसी चीज को खरीदने में तो देखे कि क्या जो पैसे मैं खर्च कर रहा हूं उससे उतने रुपए की यूटिलिटी में निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा। इसलिए हम यहाँ पे एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि मैं 1 रुपया तभी खर्च करूंगा जब मुझे कम से कम, वर्डिंग याद रखना, कम से कम 1 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए। अब मैंने पहला 10 रुपए का अगर मैंने मोमोज खाया तो मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिली वो कितने की मिली, 20 रुपए की, सॉरी 20 यूटिल्स की। तो मेरा मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या था, 1 रुपए में कम से कम 1 यूटिल, तो 10 रुपए में मिनिमम कितना चाहिए था मेरे को, 10 यूटिल। मुझे कितना यूटिल मिल रहा है, 20 यूटिल। दैट मीन ये वो सिचुएशन है कि मुझे भूख भी बहुत तेज लगी है, मुझे मजा भी बहुत आया, लेकिन मेरे को जो पैसा मैंने खर्च किया वो मेरी नजर में बहुत कम लग रहा है। तो दैट मीन मैं दोबारा और ऑर्डर करूंगा, फिर मैंने 1 प्लेट और मोमोज ऑर्डर कर लिए। अब मैंने एक और प्लेट मोमोज ऑर्डर किए, देन उसका प्राइस अभी भी कितना रहेगा, 10 रहेगा। लेकिन जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगी, वो पहले से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से वो सेटिस्फैक्शन कम मिलेगी, लेकिन अभी भी ये मेरे लॉजिक से, मेरी अजम्पशन से ये अभी भी ज्यादा है, क्योंकि मैंने ये मान के रखा है कि 1 रुपए में तभी खर्च करूंगा जब 1 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिले। मैंने 10 रुपए खर्च किए, मुझे मिनिमम कितना मिलना चाहिए था, 10, लेकिन मिल कितना रहा है, 16। तो ये मेरे लिए अभी भी बेनिफिशियल है। मैं अगला नेक्स्ट प्लेट फिर ऑर्डर करूंगा, नेक्स्ट प्लेट फिर 10 रुपए का। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग के हिसाब से मेरा सेटिस्फैक्शन कम होगा और मेरा सेटिस्फैक्शन कितना पहुंच गया, 10 तक। ये वही पॉइंट है जब पैसों का सेटिस्फैक्शन कॉमोडिटी के सेटिस्फैक्शन के बराबर हो जाए, क्योंकि पहले मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, अब यहाँ पे मेरा मन भी भर गया, मेरा पेट भी भर गया, और मेरा पैसा और मेरी सेटिस्फैक्शन दोनों इक्वल हो गई। अब इसके बाद अगर मैं कोई चीज खरीदूंगा, फिर से दोबारा अगर एक प्लेट मोमोज खरीदूंगा, तो पैसे तो मुझे अभी भी 10 देने पड़ेंगे, लेकिन अब मेरा मन भर चुका है और वो जो मुझे वर्थ देगा वो मुझे ज्यादा वर्थ नहीं देगा, मेरे पैसों के हिसाब से मेरे को वर्थ कम देगा। इसी वजह से जो एक रैशनल कंज्यूमर है वो तीसरे यूनिट तक ही कंज्यूम करेगा। एक रैशनल कंज्यूमर को कहां तक कंज्यूम करेगा, तीसरे यूनिट तक ही कंज्यूम करेगा, और इसी को कहते हैं व्हेन px इज इक्वल टू MUX। और ध्यान से देखो, इसी में कहा गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्योंकि इसके बाद पैसे तो 10-10 रुपए ही लग रहे हैं, लेकिन सेटिस्फैक्शन देखो 4 0 -6, इसके बाद पैसे तो पूरे ही देने हैं लेकिन सेटिस्फैक्शन मेरा कम होता चला जा रहा है। तो कंज्यूमर कहां पे इक्विलिब्रियम होगा, कंज्यूमर यहां पे होगा। इससे पहले क्या था, इसमें मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी, ज्यादा थी, किससे, प्राइस ऑफ एक्स से। यहां पे क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी कम है, किससे, प्राइस ऑफ एक्स से। मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे क्या है, कम है, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे सेटिस्फैक्शन मेरा कम होता चला जा रहा है और पैसे तो मेरे को उतने ही देने पड़ रहे हैं। तो 10 रुपए जब मैंने खर्च किए तो मुझे मिनिमम कितना चाहिए, 10 का सेटिस्फैक्शन, और मुझे यहाँ पे कितना मिल रहा है, 0 का। ये तो सबसे खतरनाक केस है कि पैसे भी 10 रुपए गए और उल्टा सेटिस्फैक्शन और नेगेटिव हो गई, तो ये सबसे ज्यादा नुकसान है। तो कंज्यूमर कहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है, सिंगल कॉमोडिटी में, जब उसके पैसों का सेटिस्फैक्शन उसके कॉमोडिटी के सेटिस्फैक्शन के बराबर हो जाता है, ठीक है। वो हमारा ये वाला पॉइंट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक ये बात समझ में आ रही होगी। अब हम बात करेंगे टू कॉमोडिटी। टू कॉमोडिटी का मतलब क्या होता है, अच्छा इसको ना आप इस वाले टॉपिक को ग्राफ से भी बता सकते हो। जरा ग्राफ में देखो कैसे होगा। ग्राफ में बच्चे आप ग्राफ इस तरीके से बनाएंगे, ध्यान दीजिए, जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ध्यान दो, ये हमारा हो जाएगा px, मतलब प्राइस ऑफ एक्स। ये है यहाँ पे हमारा x एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, और ये हमारा px, प्राइस 10 रुपए। आई होप ये आपको समझ में बात आ रही होगी। यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे यूनिट। अगर आप ध्यान से देखें, अपने टेबल पे ध्यान से देखें, चाहे मैं 1 यूनिट खरीद लूँ, 2 खरीद लूँ, 3 4 5, कुछ सबके प्राइस कितने हैं, 10, तो ये पैरेलल टू x एक्सिस चलेगा।
इसलिए मैंने इसको क्या बनाया, पैरेलल टू एक्सेस एक्सेस बनाया। अब मेरा जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो जरा ध्यान से देखेंगे, मेरा मार्जिनल यूटिलिटी क्या बन जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ये मेरा हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी जो है बेटा ऑफ एक्स, यहाँ पे कौन से पॉइंट पे जीरो होता है, पांचवें पॉइंट पे। ये कौन सा है, जीरो, तो इसी के बीच में 1 2 3 4 और वो 5। इसी तरह से हम डेटा सेट कर लेंगे। अब पांचवें, और जहां पे ये इक्वल हो रहा है वो पॉइंट कौन सा है हमारा, तीसरा यूनिट। ध्यान से देखो, इसी में हम क्या कहेंगे, व्हेन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एक्स। ध्यान से देखिए, व्हेन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एक्स, जो जो डेटा हमने यहाँ पे लिखा है, ये ऐसा क्यों, ये दिखा रहा है जो इंटरसेक्शन यहाँ पे बन रहा है वो तीसरे यूनिट में बन रहा है। टेबल में देखो, जब पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एक्स हो रहा था वो कौन सा यूनिट था, तीसरा। तो बेटा आपके टेबल और ग्राफ की बातें बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। इसलिए अगर मेरे ग्राफ बनाने पे एक टॉपिक पे अगर ध्यान दो, तो पहले मैंने ग्राफ बनाया, इंटरसेक्शन बनाया, जहां इंटरसेक्ट हो वहीं पे मैंने उसको पांचवा यूनिट का नाम दे दिया, और उसी के हिसाब से 0 और 5 के बीच में डेटा सेट कर लिए। ये वाला पॉइंट बिल्कुल तीसरे नंबर पे होना चाहिए। ये आपका हो जाता है सिंगल कमोडिटी का ग्राफ, जो ये साफ कहता है कि मेरा मार्जिनल यूटिलिटी तो डिक्रीज होता रहेगा और पैसे का सेटिस्फेक्शन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो जब ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, वही मेरा क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी। आई होप यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चे आप लोग बहुत जम के मेहनत करेंगे, ठीक है। एग्जाम में बेटा एक बात ध्यान रखना, आंसर आपको छोड़कर नहीं आना। देयर इज समथिंग इज बेटर देन नथिंग, रूल है बेटा। अगर आप एग्जाम में देखो पेपर छोड़कर आओगे, आपको आंसर नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा क्या करेंगे, तो पक्का नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप कुछ लिख दोगे उससे रिलेटेड टॉपिक में, तो आपको पक्का पक्का कुछ ना कुछ तो मिलेगा, और आपको आगे के लिए सीख मिल जाएगी कि फाइनल्स में हमें किस तरीके से करना है। तो कुछ ना कुछ लिख कर जरूर आना है, आंसर नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। आपसे किसी इसी तरीके किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमसे कनेक्टेड बने रहिए। आपको हम डेली अपडेट देते रहेंगे। अगर आपको हमारे चैनल से जरा से भी वर्थ मिलती है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, औरों तक हमारे चैनल को पहुंचाएं, ताकि क्वालिटी एजुकेशन हर किसी तक पहुंचे। तब तक के लिए बाय।